morning. I Prince Tripathi welcome you on my YouTube channel Tripathi Preparation Classes. Friends, आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ही लाइक किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की न्यू क्लास में हम उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको एक ध्येय वाक्य के साथ अपनी क्लास शुरू करना चाहता हूँ। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और शिष्य के बिना गुरु अधूरा है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी है कि एक गुरु होना चाहिए, लेकिन गुरु के लिए एक शिष्य का भी होना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज इसे शेयर भी करिए। फ्रेंड्स, मेरी पहली वीडियो में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट 4 पार्ट्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे थे। मेरे इस वीडियो में आप संविधान के पार्ट 5 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A, जो कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, जो कि मूल कर्तव्यों की बात करता है, जो कि USSR यानी रसिया के संविधान से लिया गया है। भाग 5 का अनुच्छेद 52, जो कि कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भाग आर्टिकल 54 ये बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधान मंडलों के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। 57 आर्टिकल ये बताता है कि पुनर्निर्वाचन की पात्रता, राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में आर्टिकल 57 में बताया गया है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत का राष्ट्रपति एक बार से ज्यादा, चाहे जितनी बार चाहे, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किया जा सकता है, किंतु अमेरिका के संविधान में ये नहीं है। कि अमेरिका के संविधान के अनुसार वहां का राष्ट्रपति केवल 2 बार ही चुना जा सकता है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताती है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से निर्वाचित किया जाता है। सेक्शन आर्टिकल 63 संविधान का भारत का राष्ट्रपति के बारे में बंद करता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में बताया गया है। आर्टिकल 72 क्षमा दान की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति को बहुत सारे दांडिक मामलों में क्षमा दान करने, उसके दंड को लघुकरण करने या परिहार करने की शक्ति है, और ये आर्टिकल 72 में बताया गया है। आर्टिकल 74 जिसमें राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का होना, इसके बारे में बताया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो नियुक्ति होती है वो भी संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ही होती है, और ये देश के राष्ट्रपति की सहायता के लिए ही बनाई जाती है। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में बंद करता है। भारत का एक महान्यायवादी हो गया, यह बात संविधान के अनुच्छेद 76 में बताई गई है। महान्यायवादी भारत की संसद की दोनों सदनों की बैठकों में बैठ सकता है, किंतु वह उसके वोटिंग के समय वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है। आर्टिकल 79 यह बताता है कि संसद का गठन कैसे होगा। आप सभी को पता होगा कि भारत का संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। हमारे देश की राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं, जिसमें कि 230 राज्यों की है और 20 सीटें हमारी यूनियन टेरिटरी से आती हैं। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। हमारे देश की लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं, जिसमें 550 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं, और 2 एंग्लो इंडियंस का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और इसके बारे में लोकसभा की आर्टिकल 81 में बताया गया है। आर्टिकल 85 संसद के सत्र का सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष संसद के सत्र का उद्यापन करता है, सत्र के सत्रावसान भी करता है, और सत्र का विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके बारे में हमारे अनुच्छेद 85 में बताया गया है। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय के बारे में बताती है, और अनुच्छेद 98 के अनुसार भारतीय संसद का एक सचिवालय होता है। आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान करता है। ये दशाएं बहुत ही कम होती हैं,
और इसके बारे में संयुक्त सत्र बुलाने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही किसी भी संयुक्त सत्र को बुलाता है और संयुक्त सत्र की बैठक का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताता है। संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष करता है और धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में बताता है, जो कि प्रत्येक वर्ष रखा जाता है। इसी को हम बजट भी कहते हैं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के बारे में बताता है। यह शक्ति तब होती है जब हमारे सत्र वसान में ना हो और नियंत्रण सत्र नहीं चल रहे हो और कोई भी नियम बनाने की जरूरत आन पड़ती है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर देता है। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय का गठन आर्टिकल 124 के अनुसार ही हुआ है। वर्तमान समय में भारतीय उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। इस तरीके से हमारे भारतीय संविधान के उच्चतम न्यायालय का गठन 31 न्यायाधीशों के साथ होता है। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में बताता है। आप सभी को पता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, किंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की सलाह पे इसे भारत में कहीं पे भी स्थापित किया जा सकता है। आर्टिकल 136 अपील के उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार के बारे में बताता है। अपील के उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाजत, जिसे हम SLP भी कहते हैं, स्पेशल पिटीशन। बेसिकली हम उच्च न्यायालय के निर्णयों के अगेंस्ट में उच्चतम न्यायालय में अपील करते हैं, लेकिन SLP के तहत हम जिला न्यायालयों और अन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, अर्थात उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णयों और आदेशों का पुनर्विलोकन करने की भी शक्ति रखती है। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताती है, अर्थात कुछ मामलों में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए कर सकता है, किंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानना राष्ट्रपति के लिए कोई जरूरी नहीं है। वो चाहे तो उस राय को अनुसरण करे या फिर ना करे। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, जिसे हम कैग भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हर बार भिन्न एग्जाम में आते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी इस वीडियो को प्लीज देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, आपके प्यार की वजह से ही मैं और वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा। सो प्लीज फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।